हेलो गाइस, मैं जुनैद अजीज़ फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। बच्चे नोटबुक निकाल लें और जो मेरी बातें आपको इम्पोर्टेंट समझ में आती है आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आगे आपके काम आएंगे। जब आप साथ में बैठे हों तो आप ये कोशिश करें कि यहाँ से कुछ लेते जाएं। अगर दे नहीं सकते हैं तो कम से कम ले करके ही जाओ यहाँ से। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो बच्चे स्टैंडर्ड 10th में है ये उनके काम भी आ जाएगा और ये उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक डाला हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में आपके एक लेसन है फेडरलिज्म, और ये फेडरलिज्म जो गवर्नमेंट का फीचर है, ये यूपीएससी बीपीएससी या जो लोग भी सिविल सर्विसेज के तैयारी में लगे हैं तो ये टॉपिक ऐसा है कि ये उन्हें भी टच करता है, या वे लोग भी इससे अलग नहीं रह सकते। जो लोग तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में इस चीज़ से उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, उसको जानें, उसको समझें कि ये फेडरलिज्म क्या है और इंडिया में अगर ये फेडरलिज्म है तो क्यों है और कैसा है। तो आप नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं कि इसमें सबसे पहले जो समझने वाली बात है आपके लिए वह है कि फेडरलिज्म हिंदी में इसको बोलते हैं संघवाद। संघवाद। इस फेडरलिज्म में कई छोटी छोटी चीज़ों पर आप बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आप इसमें सीखेंगे कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म है क्या। फिर आप बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, कि जिन जिन देशों में ये फेडरल फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्या मेरिट्स है। फिर आप देखेंगे कि फेडरलिज्म के टाइप्स क्या हैं। फिर आप देखेंगे कि अगर इंडिया फेडरल है तो इंडिया को फेडरल कौन बनाता है, या इंडिया अगर एक फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है तो कैसे है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप नोटबुक अपना निकालिए और जो लिखने की बात जहाँ समझ में आ रही है आप उसको लिखते चलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस फेडरलिज्म से कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ये है क्या। तो फेडरलिज्म का सिंपल मीनिंग है कि इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided into central unit as well the other constituent unit। कि गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जहां पावर सेंट्रल अथॉरिटी के साथ साथ दूसरे कंस्टिट्यूएंट यूनिट के अंदर भी अगर वेस्ट है या उसके हाथ में पावर दिए गए हैं तो गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम फेडरल सिस्टम कहलाता है। अब इंडिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल इसलिए है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं वो 3 लेवल्स हैं। भारत में 3 लेवल की सरकारें होती हैं, जैसे एक सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की और लोकल सेल्फ लेवल पर भी इंडिया में गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट में जो ये 3 लेवल्स की चर्चा हुई भारत के प्रोस्पेक्ट में, जैसे ये एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है इंडिया में, दूसरा स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। तो इंडिया में इस सेंट्रल के साथ साथ पावर का स्टेट और लोकल लेवल पे बटा हुआ होना इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो जैसा कि इसके डेफिनेशन से बात समझ में आती है कि इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एज वेल द अदर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, जहाँ पावर सेंट्रल के साथ साथ स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी वेस्ट किए जाएं या उन्हें दिए जाएं। तो गवर्नमेंट के ऐसे सिस्टम का नाम ही फेडरल होता है और इसी पॉलिसी को फेडरलिज्म बोलते हैं। तो एक तरफ तो आपने देखा कि इंडिया फेडरल गवर्नमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है, चूँकि इंडिया में कई लेवल्स के गवर्नमेंट है। तो दूसरा पहलू इंडियन पॉलिटिक्स का ये भी है कि ये फेडरल के साथ साथ यूनिटरी गवर्नमेंट का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया इस फेडरल के साथ साथ यूनिटरी गवर्नमेंट का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए कि यूनिटरी गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जहां सारा का सारा पावर सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में ही वेस्ट किया जाता है, कि वेयर ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ ओनली सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल यूनिट, जहां राज्य की सभी शक्तियां सेंट्रल लेवल पे वेस्ट कर दी जाए या उसके हाथ में दे दी जाए तो गवर्नमेंट का ये सिस्टम यूनिटरी कहलाता है। अब इंडिया में 3 लेवल्स की गवर्नमेंट होने के बाद भी ये सेंट्रल यूनिट इज मोस्ट पावरफुल एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर ग्रेटर in the hands of central unit
देन स्टेट एंड लोकल लेवल। इंडिया में जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट का जो डिवीज़न हुआ है वो सेंट्रल यूनिट के पास सबसे ज़्यादा है, स्टेट के पास कम है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास कम है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे और भी कई चीज़ें हैं, जैसे डिफेंस, कंट्री का जो डिफेंस है इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल अथॉरिटी की होती है। करेंसी को सर्कुलेट करना, उसको छापना, उसमें डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की जो बात होती है वो भी सेंट्रल अथॉरिटी की चीज़ है। फॉरेन पॉलिसी को बनाना है, फॉरेन अफेयर्स को डील करना है, दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते हैं, रिलेशन है, ये सब्जेक्ट भी सेंट्रल यूनिट के ही अंदर आता है। तो पता ये चला कि 3 अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट होने के बावजूद भी सेंट्रल अथॉरिटी इज मोस्ट पावरफुल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मोस्ट पावरफुल होना इंडिया को यूनिटरी गवर्नमेंट के कैटेगरी में भी खड़ा करता है। तो पता ये चला कि इंडिया गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम अपने यहाँ रखता है जो फेडरल के साथ साथ यूनिटरी भी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे कि जहाँ जहाँ भी ये फेडरलिज्म होते हैं या गवर्नमेंट के फेडरल फॉर्म्स होते हैं वो कैसा होगा, उसको बोलेंगे हाउ फेडरलिज्म या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। के संघवाद जहाँ जहाँ भी होते हैं या जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में संघीय सरकार है, ग्रुप है अलग अलग यूनिट्स के और वो सारे मिल के जो एक यूनियन बनाते हैं, तो उसके फीचर्स क्या हैं उसको आप देखिए और समझिए, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। आप इन्हें ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाउ फेडरलिज्म, के जहाँ भी फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म कैसा होगा, या जहाँ फेडरलिज्म होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो सबसे पहले इसका जो कैरेक्टर होता है कि इसमें मोर देन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सबसे पहला कैरेक्टर है इस फेडरलिज्म का, कि उसमें गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होने ये कंपलसरी है। चूँकि इसके डेफिनेशन में आपने देखा कि ये ऐसा फीचर है गवर्नमेंट का, ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें पावर सेंट्रल अथॉरिटी के साथ साथ स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी वेस्ट किए जाते हैं। तो जब तक के गवर्नमेंट के 2 या उससे ज़्यादा लेवल्स नहीं होंगे तब तक तो फिर पावर के डिवीज़न का कोई मतलब होता नहीं। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होगा कि मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होने चाहिए। दूसरा, इसमें सेंट्रल जो होगा, सेंट्रल इज मोस्ट पावरफुल देन द अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो बाकी 2 या 3 लेवल्स की जो सरकारें होंगी उसमें सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल लेवल जो होगी वो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत होगी। तीसरी बात कि jurisdictions of all levels of the government is demarked या decided by the constitution। गवर्नमेंट के जितने भी लेवल्स होंगे सबके लगभग जुरिडिक्शंस अलग अलग होंगे। अब जुरिडिक्शन यहाँ समझने की बात है, जुरिडिक्शन एक पॉलिटिकल एरिया है इन विच ए लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज एबल टू इम्पोज इट्स सुपरमेशन। मतलब एक राजनीतिक क्षेत्र, एक पॉलिटिकल एरिया कि जिसके अंदर कोई भी लेवल, मतलब किसी भी लेवल का गवर्नमेंट अपनी सुपरमेशी को लागू करने में सक्षम होता है, उस पॉलिटिकल एरिया का नाम पॉलिटिक्स में जुरिडिक्शन होता है। तो जैसे इंडिया के प्रोस्पेक्ट में आप देखेंगे कि 3 लेवल्स के जो गवर्नमेंट हुए, तो इस तीनों लेवल्स के जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किए हैं कि आपका जो बैटलफील्ड है या आपके काम करने का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो यहाँ से यहाँ तक है और आपको इसी लिमिटेशन के अंदर रहना है। तो फेडरलिज्म वाले गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के लेवल्स होंगे तो उसमें जुरिडिक्शन लगभग सभी के डिसाइड होते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक अपना रोल प्ले करना है या काम करना है। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये हुआ कि सेपरेट जुरिडिक्शन फॉर ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 4 में जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि रिवेन्यू इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। लगभग जितने लेवल्स के गवर्नमेंट हुए उसके इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स होगा वो रिवेन्यू होगा। और गवर्नमेंट का कौन सा लेवल कहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करेगा,
इसका डिसीजन भी कॉन्स्टिट्यूशन ही लेगा और इसका डिमार्केशन भी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। तो ये फेडरलिज्म के फीचर्स हैं कि गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होने चाहिए, उसमें सेंट्रल यूनिट जो होगी वो बाकी लेवल से ज़्यादा पावरफुल होगी। तीसरी बात कि जुरिडिक्शन सभी लेवल्स के अलग अलग होंगे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। और चौथा, जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो किसी भी लेवल के गवर्नमेंट के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होगा। तो ये आपने देखा है कि ये हाउ फेडरलिज्म, मतलब फेडरल गवर्नमेंट कैसा होता है, या जहाँ जहाँ भी फेडरल होता है वहाँ ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है फेडरलिज्म के, मेरिट्स भी है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इंडिया अगर फेडरल है, सपोज कि हमने कहा कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट का अच्छा एग्जाम्पल है, तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, तो इंडिया को ये फेडरल बनाता कौन है। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया को जो फेडरल बनाता है वो कौन है। सिंपल सी बात है कि आपने डेफिनेशन देखा कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, सही है, तो फिर इंडिया को ये फेडरल बनाता कौन है, वैसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे लाके खड़ा करती है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, कि इंडिया को मेक्स इंडिया फेडरल, इंडिया को फेडरल कौन बनाता है। इंडिया को फेडरल बनाने वाली कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों को जब आप सामने रखेंगे, उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये चीज़ें भारत में मिलती है, इसलिए इंडिया फेडरल गवर्नमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें सबसे पहला आता है डिवीज़न ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ पावर्स, पावर का डिवीज़न। अब ये पावर के डिविजन्स, जैसे आपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट को देखा, ये सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट लेवल की गवर्नमेंट आपने देखा, तीसरा एक लोकल लेवल की गवर्नमेंट आपने देखा। इस तीनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये पावर का ये डिस्ट्रीब्यूशन ही इंडिया को फेडरल बनाता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे आप देखेंगे, सेंट्रल लेवल को जितने पावर्स दिए गए हैं या जो भी उसका वेटल फील्ड है, काम करने का जो जुरिडिक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट। जैसे आप इसमें देखेंगे कि ये यूनियन लिस्ट हुआ, यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट का मतलब यह है कि द सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैविंग द नेशनल इम्पोर्टेंस, इसके अंदर वैसे सारे सब्जेक्ट को रखते हैं कि जो पूरे राष्ट्रीय स्तर के महत्व के होते हैं। तो सेंट्रल लेवल जहाँ जहाँ जिस जिस फील्ड में या जहाँ जहाँ तक काम करता है वो सारी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, उन्हें यूनियन लिस्ट बोलते हैं। यूनियन लिस्ट की संख्या है 97, मतलब 97 ऐसे फील्ड है जिस पे सुपरमेसी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है और उसके बारे में कोई भी मेजर डिसीजन लेने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो ये डिवीज़न ऑफ पावर हुआ। एक तो यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले जो सब्जेक्ट हैं उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, जो संख्या 97 है। और जैसे एग्जांपल आप दीजिए कि जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। ये डिवीज़न ऑफ पावर का ये सबसे पहला फंडा, पहला एस्पेक्ट आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें दी गई है। अब दूसरे नंबर पे आप आते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, चूँकि ये भी एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। तो अब स्टेट के इम्पोर्टेंस के लिए या स्टेट लेवल के इम्पोर्टेंस की जो भी चीज़ें आती है वो स्टेट लिस्ट कहलाती है। इसकी संख्या है 66। अब जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि पुलिस को मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट पुलिस बहाल करती है। ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है पुलिस डिपार्टमेंट की कि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करना है, वाटर एंड सैनिटेशन को प्रमोट करना है। तो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं या फील्ड हैं जिस पे काम स्टेट लेवल ही करते हैं। एक तीसरा भी अलग सब्जेक्ट होता है, एक अलग लेवल है जिसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये है कंकरेंट लिस्ट कहलाता है। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या है कि इसके अंदर वैसे सब्जेक्ट आते हैं जो दोनों लेवल के गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब सब्जेक्ट हैविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट।
सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल के गवर्नमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस सब्जेक्ट को हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। मतलब इसमें ऐसे लिस्ट आते हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। इसका नाम कंकरेंट लिस्ट हुआ। इसकी संख्या 47 है। अब जैसे एग्जाम्पल आप देंगे इसमें, जैसे मैरिज एंड डाइवोर्स, मैरिज करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, डाइवोर्स करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मैरिज स्टेट गवर्नमेंट भी करवाएगी, डाइवोर्स स्टेट गवर्नमेंट भी करवाएगी। तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट हुआ, कॉमन मुद्दा हुआ कि जिस पे डिसीजन लेने का राइट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी है, इसलिए इन्हें हम लोग कंकरेंट लिस्ट में बोलते हैं। तो आपने ये देखा कि जो इंडिया को फेडरल बनाया या इंडिया को जो फेडरल बनाता है उसमें सबसे पहली चीज़ डिवीजन ऑफ पावर्स है, जो इंडिया में 3 लेवल्स पे हुए हैं, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लेवल पे, मतलब लोकल सेल्फ लेवल पे। तो ये डिवीजन ऑफ पावर इंडिया को फेडरल बनाने के क्षेत्र में या इंडिया को फेडरल बनाने के कार्य क्षेत्र में या इस दिशा में ये सबसे बड़ा और सबसे पहला कदम है जो भारत को एक फेडरल कंट्री के श्रेणी में लाके खड़ा करता है। अब आगे इस पे मेरी चर्चा होगी अगले दिन में कि वैसी दूसरी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे लिंग्विस्टिक पॉलिसी है, स्टेट सेंट्रल रिलेशन है, इंडिया का जो है रिलीजियस पॉलिसी मतलब सेकुलरिज्म की पॉलिसी है, ये सब कहीं ना कहीं इंडिया से को फेडरल बनाने में मदद करते हैं। तो जिसमें एक था डिवीज़न ऑफ पावर, अगले दिन मेरी बात होगी लिंग्विस्टिक पॉलिसी मतलब लैंग्वेज पॉलिसी पे, और उसको जानने के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल ब्रॉड रिवर क्लासेस। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कहीं से आपके काम की चीज़ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको सर्कुलेट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।